फ्रेंड्स, टारगेट भी सोने में आपका वेलकम है। आई होप आप अच्छे होंगे। आज हम आपको ईवीएस पेडागोजी 30 प्रश्न करवाएंगे। आप लोग लास्ट तक जरूर देखना वीडियो को। चलिए हम पहला प्रश्न देखते हैं। 121 बीजों के अंकुरण की अवधारणाओं को कक्षा में पढ़ाते समय शिक्षक को चाहिए कि वह शिक्षार्थियों को जानकारी भी दें। पहला है कक्ष में हवा के तापमान एवं नमी की। दूसरा है कक्ष में की गई सजावट की। तीसरा है कक्ष में फैले धूल मिट्टी की। चौथा है कक्ष में रखे हुए फर्नीचर की। तो आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही है, कक्ष में हवा के तापमान एवं नमी की। 122 है, वह व्यक्ति जिसको मलेरिया है कि रक्त की जांच किस आधार पर की जाती है। पहला है लाल रक्त कणिकाओं में मच्छर के अंडों की उपस्थिति के आधार पर। दूसरा है लाल रक्त कणिकाओं में मलेरिया परजीवी की उपस्थिति के आधार पर। तीसरा है रक्त की क्षति पहुंचाने वाली यकृत कोशिकाओं के आधार पर। चौथा है श्वेत रक्त कणिकाओं में मच्छर के अंडों की उपस्थिति के आधार पर। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही है, लाल रक्त कणिकाओं में मलेरिया परजीवी की उपस्थिति के आधार पर। 123 है, बर्फ के घर या इग्लू विशेषकर ध्रुवीय क्षेत्रों में जहां भूमि हमेशा बर्फ से ढकी रहती है बनाए जाते हैं। इन घरों के विषय में पढ़ाते समय आप शिक्षार्थियों को निम्न में से कौन सी जानकारी नहीं देंगे। पहला है इन घरों का निर्माण करने वाले लोगों को एस्किमो कहा जाता है। दूसरा है इन घरों का आकार गुंबदाकार रखा जाता है, साथ ही प्रवेश हेतु मध्य में एक छिद्र होता है। तीसरा है इन घरों में सर्दी से बचने के लिए फर्श पर भूसे तथा पेड़ की पत्तियों का प्रयोग किया जाता है। चौथा इन घरों में सर्दियों से बचने के लिए फर्श पर जानवरों की खाल और फर का प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा नहीं हो जानकारी देंगे। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 है, इन घरों में सर्दी से बचने के लिए फर्श पर भूसे तथा पेड़ की पत्तियों का प्रयोग किया जाता है। 124 है, वायु प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है। पहला है जीवाश्म ईंधन का अपूर्ण दहन। दूसरा वृक्षारोपण। तीसरा है सौर ऊर्जा का प्रयोग। चौथा ये सभी। तो आप लोग बताइएगा वायु प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है, इसमें है पहला ऑप्शन है जीवाश्म ईंधन का अपूर्ण दहन। एक 125 है, नीचे दिए गए किसी बालिका के उस कथन का विचार कीजिए जो उसने किसी कैंप से आए विद्यार्थियों को समूह में दिया था। मैं उस शहर से आई हूँ जो एक पहाड़ी सत्र है। हमारे यहाँ वर्षा बहुत होती है और बर्फ़ भी बहुत पड़ती है। जब ठंडा बहुत अधिक हो जाती है तब हमें धूप में बैठना अच्छा लगता है। हमारे घर पत्थर अथवा लकड़ी के बने होते हैं। यह शहर देश किस भाग का होना चाहिए। पहला है जम्मू कश्मीर, दूसरा है लद्दाख, तीसरा है उत्तर प्रदेश, चौथा है हिमाचल प्रदेश। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही है, हिमाचल प्रदेश। 126 है, सभी वृक्षों की पत्तियों का रंग
सामान्यतः हरा होता है। पहला है धूप के कारण, दूसरे पर्णहरित के कारण, और तीसरा ऑक्सीजन के कारण, और चौथा है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। तो आप लोग बताइएगा कौन सा है इसमें। दूसरा है पर्णहरित के कारण। 127 हैं। 5 संख्याओं का औसत 26 है। यदि एक संख्या निकाल दिया जाए तो उसका औसत 24 हो जाता है। तो निकाली गई संख्या बताइए। तो हम मान लेते हैं x गुणे x x बराबर 5 गुणे 26 बराबर 130। हमारे x आ गए। तो कह रहा है यदि एक संख्या निकाल दी है, माना जैसे x में से हमारा माने थे x माइनस वाई बटे निकालने तो उसका औसत, मतलब हम 4 बचेगा बराबर उसका औसत 24 है। तो जब इसमें हम इससे इस गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4 दूनी 8 सॉरी 4 चौक 16 2 चौक 8 है 9 96 आ गया। तो 96 आया हमारा x माइनस वाई बराबर 96 आ गया। तो x हमारा था 130। तो 130 जब इसको इधर ले आ जाएंगे तो 96 आ जाएगा बराबर हमारा इधर ले जाएंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा y। तो अब हम घटा लेंगे तो 10 10 में 6 गए 4 और बचे 12 12 में से 9 गए 3। तो हमारा आंसर आ गया 34। और औसत बराबर होता है संख्याओं का योग बटे संख्या, कितनी संख्या है बराबर औसत। 128 है। समुद्र के किसी शहर की ऊंचाई जितनी अधिक होगी वहाँ की आबादी उतनी ज़्यादा की अधिक मात्रा पहला है नाभिकीय विकिरण, दूसरा है विद्युत चुम्बकीय विकिरण, तीसरा कॉस्मिक किरणों, चौथा ये सभी। तो आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही रहेगा इसमें। ऑप्शन नंबर तीसरा सही रहेगा कॉस्मिक किरणों। 129 है। खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने में शीतलीकरण विधि से पूर्व किस वस्तु का प्रयोग होता है। तो पहला है मिर्च, दूसरा है दालचीनी, तीसरा है लौंग, चौथा है इलायची। तो आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही रहेगा इसमें। ऑप्शन नंबर तीसरा सही रहेगा लौंग। 130 है। दुर्गा एक गांव में रहती है और लकड़ी या गोबर के उपले का ईंधन इस्तेमाल करते हुए चूल्हे पर खाना पकाती है। पिछले 3 महीनों से उसे तेज खांसी आ रही है, इस कारण हो सकता है। पहला है जलते हुए ईंधन के धुएं से उसे एलर्जी हो गई होगी, दूसरा है उसकी झोपड़ी के अंदर और बाहर प्रदूषण तथा वृद्धावस्था, तीसरा है ईंधन के जलने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड जो उसकी श्वसन नली में जमा हो गई होगी, चौथा है जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं जो उसकी श्वसन नली में जमा हो गया होगा। तो आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही रहेगा।
इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। ईंधन के जलने से उत्पादन कार्बन मोनोऑक्साइड जो उसकी श्वसन नली में जमा हो गई होगी। 131 है। गुजरात के निकटवर्ती राज्य हैं। पहला है राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। दूसरा है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। तीसरा है राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश। चौथा है राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र। आप लोग बताइएगा गुजरात की निकटवर्ती राज्य। इसमें ऑप्शन नंबर पहला रहेगा राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। कक्षा में एक शिक्षार्थी उभयचरों के विषय में जानकारी देते हुए निम्न तथ्यों को लिखता है। पहला, ये प्रायः शीत रुधिर वाले जंतु होते हैं। दूसरा है इनकी लाल रुधिर कणिकाओं RBC के केंद्रक पाया जाता है। तीसरा, ये प्रायः अंडे देते हैं। चौथा है इनकी त्वचा श्लेष्मीय तथा श्वसन में सहायक होती है। तो आप शिक्षक द्वारा दी गई जानकारियों में उभयचरों के विषय में सही है। पहला है 1, 2, 3। दूसरा है 2, 3, 4। तीसरा है 4, 1, 2। ये सभी चौथा। तो आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। इसमें ऑप्शन नंबर चौथा सही रहेगा, ये सभी। नीचे दिए गए आरेख में कौन सा अक्षर जल की सभी अवस्थाओं को प्रदर्शित करता है। जल की पहला है A, B है, दूसरा है D है, तीसरा है A, चौथा है C। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही। इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही है, D होगा, जो पूरे अवस्थाओं को प्रदर्शित कर रहा है। गर्मियाँ सजीव, निर्जीव तथा मृत वस्तुओं की अवधारणा स्पष्ट करने के लिए 3 चार्ट बनाती है तथा उनके चार्टों निम्नलिखित रूप से वस्तुओं के नाम लिखती है। पहला है तितली, वृक्ष, पैरामीशियम, भालू। दूसरा है मोमबत्ती, जग, कार, क्रिस्टल। तीसरा है लकड़ी के लट्ठे, अरहर की दाल, चमड़े की टुकड़ा, स्नान, स्पंज। तो आप लोग बताइएगा दिए गए चार्ट से संबंधित क्या होगा। ऑप्शन नंबर 1 सही है। पहला है सजीव, दूसरा है निर्जीव तथा मृत। एक 135 है। एक शिक्षक कक्षा गुणवत्ता के आधार पर कोयले के विभिन्न प्रकारों को दर्शाता है। पहला एंथ्रासाइट, कार्बन की मात्रा 90% से अधिक होती है। दूसरा है बिटुमिनस, कार्बन की मात्रा 70% से 90% तक होता है। तीसरा है लिग्नाइट, कार्बन की मात्रा 60 से 70 तक। चौथा है पीट, कार्बन की मात्रा 60% से कम। तो दर्शाए गए कोयले के प्रकारों के आधार पर वह एक शिक्षार्थियों से पूछता है कि सबसे कम ऊष्मा कौन सा देगा। इसमें है तीसरा पीट है। आप अपनी कक्षा में एक शिक्षार्थियों से कहते हैं कि वह जल की अवधारणाओं को स्पष्ट करें। वह शिक्षार्थियों निम्न 4 बिंदुओं लिखता है। पहला है जल हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से निर्मित एक यौगिक है जिसका अणुसूत्र है H2O। दूसरा है शुद्ध जल रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन एवं पारदर्शक द्रव। तीसरा है जल का अधिकतम घनत्व 60 डिग्री सेल्सियस पर होता है। चौथा है पृथ्वी पर लगभग 75% भाग जल से घिरा होता है। तो पहला है 1N2, दूसरा है 2N3, तीसरा है 3 और 4, चौथा है 1, 4 और 1। तो आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। इसमें ऑप्शन नंबर 1 रहे, 1 और 2।
137 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है? पहला है अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना कि उन्हें कौन सी पुस्तक पढ़नी चाहिए। दूसरा है विद्यालय में बच्चों के अनुभवों की बाहरी दुनिया से जोड़ना। तीसरा है बच्चों को तकनीक, शब्दावली और परिभाषाओं से परिचित कराना। चौथा है पर्यावरण अध्ययन से संबंधित तकनीकी शब्दों का आकलन करना। तो आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा, विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना। 138 है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निदर्शन किए जा सकें। पहला है बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करने, अवलोकनों को दर्ज करने तथा उनकी विश्लेषण करने के लिए। दूसरा है कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु बच्चों को नियंत्रण करने के लिए। तीसरा है बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैदा करने के लिए। चौथा है उच्च कक्षाओं में क्या किया जाता है उसका अनुकरण करने के लिए। तो आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा, बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करें, अवलोकन की दर्ज करने तथा उनका विश्लेषण करने के लिए। 139 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य होना चाहिए। पहला अवलोकन, माप और भविष्यवाणी करने के कौशल का विकास करना। दूसरा अवधारणाओं के अर्थ को गहराई से समझने और सीखना। तीसरा आधारभूत सिद्धांतों और शब्दों की सही परिभाषाओं का याद करना। चौथा है विद्यार्थियों को अगले स्तर पर अध्ययन के लिए तैयार करना। तो आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा, अवलोकन, माप और भविष्यवाणी करने के कौशलों का विकास करना। 140 सॉरी फ्रेंड्स, 140 कुछ छूट गया है, इसको हम नहीं कराएंगे, अगले EVS की क्लास में करवा देंगे। 141 है, रजनी अपनी कक्षा में शिक्षार्थियों को एक्वेरियम मछली घर दिखाते हुए हवा वाले पंप का लाभ बताती है कि यह पंप पहला है एक्वेरियम के पानी को साफ रखना। दूसरा है पानी में ऑक्सीजन घोलने का काम करता है। तीसरा है इसमें निकलने वाले हवा के बुलबुलों के साथ मछलियाँ खेलती हैं। चौथा है इसमें निकलने वाले हवा के बुलबुले प्रकाश में चमकते हैं। तो आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। इसमें ऑप्शन नंबर 2 है, पानी में ऑक्सीजन घोलने का काम करता है। 142 है, निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम विद्यार्थियों का ध्यान गरीबी, निरक्षरता और भेदभाव जैसे सामाजिक मुद्दों की तरफ खींचने के लिए सबसे उचित है। पहला है विद्यार्थियों से उनके आस पड़ोस के सामाजिक समस्याओं का सर्वे करने तथा उस आंकड़े की चर्चा उन्हें सहपाठियों से करने के लिए कहना। दूसरा है विद्यार्थियों को समाज की बुराइयों का एक डायग्राम दिखाना। तीसरा है विद्यार्थियों को सामाजिक बुराइयों को पोस्टर बनाने के लिए कहना। चौथा है समाज की समस्याओं का एक व्याख्यान देना। तो आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। इसमें ऑप्शन नंबर 1 रहेगा सही, शिक्षार्थियों को उनके आस पड़ोस की सामाजिक समस्याओं को सर्वे करने तथा उस आंकड़ों की चर्चा उनके सहपाठियों से करने के लिए कहना। 143 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए
के पाठ्यक्रम से मेल खाता है। पहला है, इसे विद्यार्थियों को इस योग्य बनाना चाहिए कि वे पर्यावरण को एक सेवा और उत्पादन प्रदान करने वाले स्रोत के रूप में देख सकें। दूसरा है, इसे ऐसा ज्ञान और कौशल प्राप्त करने पर बल देना चाहिए जो विद्यार्थी को व्यावसायिक रूप से शक्तिशाली बनाने से सहायता करें। तीसरा है, यह पर्यावरणीय सेवाओं और उत्पादों को चिंता करने में सक्षम होना चाहिए। चौथा है, इसमें विद्यार्थियों को पर्यावरण संसाधनों का उपयोग करके प्रयोग होने वाले नए उत्पादों की खोज करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। इसमें ऑप्शन नंबर चौथा सही रहेगा। इसे विद्यार्थियों के पर्यावरण संसाधनों का उपयोग करके प्रयोग होने वाले नए उत्पादों की खोज करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। 144 है, प्राथमिक स्तर पर EVS के पाठ्यक्रम की प्रकृति है। पहला, समावेशी, प्रासंगिक, थीम आधारित। दूसरा, एकीकृत और अनुभवात्मक। तीसरा है, प्रासंगिक, अनुशासनात्मक एवं पर्यावरणीय दृष्टिकोण की अनुसरण करना। चौथा है, एकल विषय, वैश्विक से लेकर स्थानीय, समावेशी। तो आप लोग बताइएगा 144 का कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। इसमें एक पहला ऑप्शन सही रहेगा, समावेशी, प्रासंगिक, थीम आधारित। 145 है, एक EVS शिक्षिका की गतिविधियां आयोजित करने के लिए समूह बनाने के लिए निम्न मानदंडों को ध्यान में रखना चाहिए। पहला है, उनके संज्ञानात्मक स्तर के अनुसार समूहीकरण करें। दूसरा, लिंग के आधार पर बालक एवं बालिकाओं का अलग समूहीकरण करें। तीसरा है, पूरी कक्षा में से जितने समूह बना सकें बना लें। चौथा है, समूहों के बीच सहभागिता एवं प्रतिभागिता के आधार पर समूह बनाएं। तो आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। इसमें ऑप्शन नंबर चौथा सही रहेगा, समूहों के बीच सहभागिता एवं प्रतिभागिता के आधार पर समूह बनाएं। 146 है, वर्तमान पाठ्यचर्या के अनुसार प्राथमिक स्तर पर EVS के उद्देश्य कौन सा है। पहला, प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण के बीच संबंधों का पता लगाने और समझ विकसित करने के लिए विद्यार्थियों का प्रशिक्षण करना। दूसरा है, विद्यार्थियों को पर्यावरण संबंधी मुद्दों के आधार पर जागरूकता विकसित करना है। तीसरा है, पृथ्वी को मानव एवं अन्य जीवंत रूपों में आवास के रूप में एक समझ विकसित करना। चौथा, EVS के विभिन्न शिक्षा शास्त्र को समझाना। सही विकल्प चुनकर चुनाव कीजिए। तो आप लोग बताइएगा कौन सा सही रहेगा। इसमें ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। पहला और दूसरा सही रहेगा। 147 है, श्याम ने ऑनलाइन कक्षा के दौरान अपने अध्यापक को बताया कि कोविड लॉकडाउन के दौरान उसके पापा ने उसको पड़ोस के गरीब बच्चों को भोजन खिलाने के लिए कहा। श्याम को यह व्यवहार निम्नलिखित में सह शैक्षणिक पक्ष का आकलन करने वाले किस उपकरण में दर्ज किया जाए। पहले अवलोकन अनुसूची, दूसरा रेटिंग स्केल, तीसरा वृत्तांत रिकॉर्ड, चौथा पोर्टफोलियो। तो आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। इसमें है वृत्तांत रिकॉर्डर। 148 है, बच्चों को EVS की सार्थक सीख दी जा सकती है यदि पहला गतिविधियाँ आयोजित की जाती हैं, दूसरा है गतिविधियों के बाद चर्चा आयोजित की जाती है, तीसरा है शिक्षक द्वारा बच्चे की स्थानिक संदर्भों के अनुसार गतिविधियाँ संचालित की जाती हैं, चौथा है बच्चों द्वारा डिजाइन किए गए समूह कार्यों को शिक्षक द्वारा बढ़ावा दिया जाए। तो
सही विकल्प चुनकर बताइए। 148 का आप लोग बताइए। इसमें ऑप्शन नंबर 2 रहेगा हमारा, दूसरा, तीसरा और चौथा सही रहेगा। एक 149 है, ईवीएस सिखाने के क्रियाकलापों को करके सीखने का अनुभव प्रदान करने के लिए आयोजित किया जाता है। पहला है साइकोमोटर कौशल विकसित करने के लिए, दूसरा है जोड़ तोड़ कौशल विकसित करने के लिए, तीसरा करके सीखने के लिए, चौथा याद रखने की क्षमता विकसित करने के लिए। तो आप लोग बताइएगा कौन सा सही चुनाव कीजिए विकल्प में से। ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। लास्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है। पहला, विशेष रूप से प्राकृतिक पर्यावरण के संबंध में बच्चे की जिज्ञासा और रचनात्मकता को पोषण करना। दूसरा, पर्यावरण के मुद्दों के बारे में जागरूकता विकसित करना। तीसरा है बच्चे को खोजपूर्ण और व्यवहारिक गतिविधियों को शामिल करना। चौथा है बच्चों को ज्ञान के एक निश्चित निकाय के प्राप्तकर्ता के रूप में देखना चाहिए। तो आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आपको 29 में से आप लोगों को कितना सही हुआ आप लोग बताइएगा। हमने करीब 6 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं ईवीएस का, आप लोग देख लेना एक एक करके। ऐसे हम 10-12 प्रैक्टिस सेट करवाएंगे धीरे धीरे, आप लोग देख लेना। थैंक यू।